कौन था तू कि फिर न देखा तुझे। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे। मिट गया ख्वाब आँख मलते ही। और शेर है कि खौफ आता है अपने ही घर से। खौफ आता है अपने ही घर से। माहे शब ताब के निकलते ही। दोस्तों, बात कुछ 5-6 साल पहले की है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे और कई सारे चैनलों पर एक बुज़ुर्ग शायर थे। उनकी एक नज़्म बड़ी वायरल हो रही थी और वो उड़ते उड़ते मेरे तक भी पहुंची। और वो नज़्म ख़त्म होते होते मेरे आंखों में आंसू थे। जो शायर थे, बड़ी ही सादगी के साथ, बिना किसी भारी भरकम उर्दू के, एक बड़ी ही सादी सी नज़्म वो माइक पर पढ़ रहे थे। और जैसे 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 उनकी वो नज़्म मुकम्मल होती गई, मेरी आंखें भरी हुई थी, मेरा दिल भी भरा हुआ था। वो शायर थे मुनीर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान के बहुत ही फेमस शायर रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं है। आज जिस दिन मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को ही मुनीर नियाज़ी साहब का जन्मदिन होता है, उनकी यौम पैदाइश है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर दिन हो नहीं सकता जब हम उनकी बात करें और हमारा जो कविवार का जो एपिसोड है उसका आगाज़ हम उनके इस दिन से करें। मैंने नियाज़ी साहब की उसके बाद, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था उनकी शख्सियत के बारे में, उन्होंने क्या काम किया है, कितने गीत उन्होंने लिखे, कितनी गज़लें लिखी, कितनी नज़में लिखी। उनका बहुत सारा काम मेहंदी हसन साहब ने उनके गीत गाए, मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनके बारे में, चूँकि वो जो उन्होंने नज़्म पढ़ी थी, आप लोगों को वो नज़्म आपने शायद सुनी भी हो और आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखी भी होगी, बहुत देर कर देता हूँ मैं। मुझे इतना उनकी जो पूरी शख्सियत थी, जो उनके चेहरे पे जो एक खालीपन था, मैं उदासी तो नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी उस वक्त। मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है। 1928 की उनकी पैदाइश है, तो 80 साल के तो रहे होंगे वो। तो ऑब्वियसली उनके चेहरे पे, उनके शरीर पर वो उम्र का भारीपन दिख रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ में जो एक संजीदगी थी, उसने मुझे झंझोड़ दिया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उस नज़्म ने मुझे बहुत छुआ, ऑब्वियसली, या उस वजह से मेरे आंसू आए। वो जो पूरी उनकी शख्सियत थी, उस शख्सियत ने जब वो नज़्म पढ़ी तो वो मेरे दिल को छू गई। तो ऑब्वियसली, जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ा और जानने की कोशिश करी, और उनके कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे देखे। उनकी जब वो थोड़े और यंग थे, तब का शायद 70s या 80s का वो इंटरव्यू रहा होगा। परवीन शाकिर मशहूर शायरा हैं, वो उनका इंटरव्यू ले रही थी, और उस इंटरव्यू में मैंने कुछ चीज़ें उनकी शख्सियत के बारे में समझी। तो आज उसी शख्सियत की हम बात करने वाले हैं। वेलकम टू द पश्चिम लिटकास्ट वंस अगेन, जहाँ पर बात होती है हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी शायरी की, गीतकारों की, नगमों की, राइटर्स की, उनके कलामों की, उनकी किताबों की। पश्चिम लिटकास्ट की इस एपिसोड में हम एक कविवार करके हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और उस कविवार के तहत हम किसी कवि को चुनते हैं और उनकी जो कृतियां हैं, उनके जो कलाम हैं, जो उन्होंने काम किया हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उनकी एक या दो उनकी रचनाएं जो हैं, जो उनके गीत हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, वो हम पढ़ें और आपसे साझा करें। तो अगर आपको लग रहा है कि ये हमारी कोशिश अगर आपको कहीं से भी पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़
सब्सक्राइब करिए हमको। तो चलिए वापस आते हैं मुनीर नियाज़ी साहब पर। जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, जब मैंने उनकी गज़लों को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने उनकी नज़मों को पढ़ना शुरू किया, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बड़ी भारी भरकम उर्दू होगी, मुझे काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा, उस्तादों के पास जाना पड़ेगा, उसके मानी समझने होंगे, उसके पीछे की जो साइकी है उस कलाम की, उसको समझना होगा। लेकिन आई वाज सरप्राइज, मतलब वो ऐसे निकली और ऐसे उतर गई। बहुत ज़्यादा मुझे जो करना पड़ा वो कि एक जो शब्द थे, जो थोड़े बहुत उर्दू के, जिनके जो क्लिष्ट उर्दू थी, जो बहुत ही कहना चाहिए मेरी ज़बान में जो सख्त उर्दू थी, उनको मुझे ऑब्वियसली आजकल टूल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स हैं, आप उनको उनके मानी आप समझ सकते हैं। तो मुझे बस उतना ही करना पड़ा कि उनके मानी मुझे समझने पड़े, और उसके बाद मुझे जो उनके शेर व अशार थे उनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। हालांकि होता ये है कि सिर्फ उन लफ्ज़ों के मानी ढूंढने से ही काम नहीं चलता, आपको उस पूरे कलाम की साइकी समझनी पड़ती है। उस मिसरे में जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी शख्सियत उस वक्त क्या थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जो उस्ताद होते हैं वो आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उनकी शायरी मुझे बहुत ही आसान लगी, दिल को छू लेने वाली लगी, और बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली लगी। ऑब्वियसली इतने बड़े शायर हैं, तो कहीं कोई लाग लपेट मुझे दिखा नहीं कि वो अपनी शख्सियत से अलग होकर कुछ रचने की कोशिश कर रहे हैं। कई बारी होता ये है कि जो पोएट होता है वो उसको कुछ और बनना पड़ता है उस कलाम को लिखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा, जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च रहा, जितना भी मैंने उनको समझने की कोशिश करी वेब पे, मुझे लगा वो शायद उनकी ही शख्सियत, अपनी ही शख्सियत को वो कागज़ पे उतार रहे थे, जितने भी उनके कलाम मैंने पढ़े। इंटरव्यू में जो मैंने वहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे, उसमें जो मैंने उनको जानने की कोशिश करी, उसमें मुझे एक चीज़ ये लगी कि उन्होंने पोइट्री की कोशिश नहीं करी, पोइट्री उनसे हो गई, गज़लें उनसे हो गई, नज़में उनसे हो गई। मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये आदमी वो है जो बैठता है और सोचता है कि आज मुझे लिखना है और वो लिखता है। आई थिंक ही वॉज एन इम्पल्सिव राइटर, जो एक सदा उतरती है और वो लिख देते हैं। और फिर शायद उन्होंने कहीं पे अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि शायरी उनसे हो जाती है, बस वो जानते नहीं कैसे होती है, वो हो जाती है। और मेरे ख्याल से यही जादू जो उनसे हो जाता था, वो जादू उनके कलाम में देखने को हमको मिला। मैं ऑनेस्टली अपने आप को इतना काबिल तो नहीं समझता हूँ कि उनके बारे में मैं ज्ञान बांट सकूँ, या उनके बारे में मैं बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। लेकिन जो कुछ भी मेरे मन में, मेरे दिल में जो चीज़ें आती हैं, मैं वो आपसे यहाँ पे बयां करना चाह रहा हूँ। कोशिश आने वाले एपिसोड्स में हमारी ये रहेगी कि जो हम कविवार के एपिसोड्स करें उसमें उसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर हो, हमारे साथ एक गेस्ट हो, और वो गेस्ट लर्नड जानकार गेस्ट हो, और हमको उस कवि उस शख्सियत के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। लेकिन आज चूँकि शुरुआत है और मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है, तो मैं अपनी जो मेरी थोड़ी सी जो मैंने जानकारी इधर उधर से उठाई है, मैं उसी के हवाले से मैं मुनीर नियाज़ी साहब की बात कर रहा हूँ। एक काम हम ये भी करेंगे कि आज मैं एक जो उनकी गज़ल मुझे बहुत पसंद है, मैं एक वो गज़ल उनकी पढ़ूँगा, उसको कोशिश करेंगे उसको समझने की, उस गज़ल के पीछे जो उनकी साइकी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है हम ना कर पाएँ। और मैं उनकी एक बड़ी अच्छी नज़्म मुझे उनकी बड़ी पसंद है, मैं वो एक नज़्म पढ़ूँगा। बहुत देर कर देता हूँ मैं, तो सबने सुनी होगी, वो हर जगह मौजूद है, उसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था।
मैं वो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं उनकी एक दूसरी नज़्म पढ़ूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी एक गज़ल और फिर उसके बाद उनकी एक नज़्म। और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। अगर मुझसे कहीं पे भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मैसेज में आके गालियाँ मत दीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तलफ़्फ़ुज़ सही रखूँ। कोशिश मेरी बहरहाल यही रहेगी कि पूरा इंसाफ़ कर सकूँ और उसको अच्छे से पढ़ सकूँ। तो दोस्तों, गज़ल यूँ है कि आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चिराग जलते ही, खुल गए शहरे गम के दरवाज़े, एक ज़रा सी हवा के चलते ही। आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चिराग जलते ही, खुल गए शहरे गम के दरवाज़े, एक ज़रा सी हवा के चलते ही। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आँख मलते ही। और शेर है कि खौफ आता है अपने ही घर से, खौफ आता है अपने ही घर से, माह शबताब के निकलते ही। माह शबताब का मतलब यहाँ पर जो रात का उजाला है, चांदनी समझ लें, उससे है। तो देखिए क्या बात उन्होंने कही है कि खौफ आता है अपने ही घर से, माह शबताब के निकलते ही। और शेर पेश करता हूँ कि तू भी जैसे बदल सा जाता है, अक्स से दीवार के बदलते ही। और आखिरी शेर, खून सा लग गया है हाथों में, खून सा लग गया है हाथों में, चढ़ गया जहर गुल मसलते ही। तो देखिए यही बात मैं कर रहा था कि कितनी आसानी से इनकी शायरी को समझा जा सकता है। सिर्फ शब महताब को मुझे गूगल करना पड़ा और पूरी जो गज़ल थी वो ऐसे उतर गई और बिल्कुल समझ में आ गई। अब पेश करता हूँ उनकी एक नज़्म जो बड़ी ही मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो सोशल मीडिया पे उनकी दूसरी नज़्म की जैसे वायरल हुई थी, लेकिन ये काफ़ी आपको मिल जाएगी। आप अगर आप गूगल करेंगे, काफ़ी लोगों ने इसको शेयर किया है और मुझे भी ये नज़्म बहुत पसंद है। तो पेश करता हूँ ये नज़्म मुनीर नियाज़ी साहब की। ज़रा उस खुद अपने ही जज्बों से मजबूर लड़की को देखो, ज़रा खुद अपने ही जज्बों से मजबूर उस लड़की को देखो, जो एक शाख गुल की तरह अनगिनत चाहतों के झकोलों की जद में उड़ी जा रही है। जो एक शाख गुल की तरह अनगिनत चाहतों के झकोलों की जद में उड़ी जा रही है ये लड़की, जो अपने ही फूल ऐसे कपड़ों से शर्माती, जो अपने ही फूल ऐसे कपड़ों से शर्माती, आंचल में समेटे निगाहें झुकाए चली जा रही है। जब अपने हंसी घर की दहलीज पर जाकर रुकेगी तो मुख मोड़ कर मुस्कुराएगी, जैसे अभी उसने एक खात में बैठे दिल को पसंद आने वाले शिकारी को धोखा दिया है। अब अगर मैं इस नज़्म को समझूं तो इसके पीछे की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो मुझे लगता है, जो लड़की है वो हमारा ईमान है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो पसंद आने वाला घात में बैठा शिकारी है, और जो घर है हंसी घर, वो खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। और जब हम उस घर के सामने पहुंचते हैं तो हमारा जो ईमान है वो मुस्कुरा के उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब वो अपने घर के सामने पहुंच गया है। उस शिकारी से उसको एक सेफ जोन में आ गया है। और ये मेरे ख्याल से ये मैंने उसको इस तरीके से मैंने समझा है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी समझ उतनी ठीक नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लगे कि हमारी ये थोड़ी सी कोशिश है इस यूट्यूब के समंदर में, ये एक छोटी सी बूंद अगर इस काबिल है कि वो आपके दिल को छू रही है, आपके मन को भिगो रही है वो एक छोटी सी बूंद, तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। और मुनीर नियाज़ी साहब के नाम पर एक बार फिर से मैं सलाम उनको ठोकता हूँ।
और आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। तो अगली बार फिर से हम मिलेंगे एक नए शायर के साथ, उनके कलाम के साथ और उनकी शख्सियत के साथ। नमस्कार।